जय हिंद फ्रेंड्स। सिलेक्शन विद गुरुदेव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी जीके जीएस की। तो एसएससी जीडी जो जीके जीएस के कुछ प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं जिनको मैं छांट के और चुनिंदा प्रश्न मैं लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भैया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बात करते हैं अगर इस क्लास की, तो इस क्लास की भैया पीडीएफ आपको इस ग्रुप पे मिलेगा जिसका नाम है सिलेक्शन विद गुरुदेव। तो आप इसको भैया टेलीग्राम पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको वहीं ऊपर ही मिल जाएगा। सिलेक्शन विद गुरुदेव के नाम से यही चैनल है और इसी चैनल पे आपको विजिट करना है। तो अब इस जैसे मान लीजिए आप जो है नहीं सर्च करने पे आपको नहीं मिलता है, होता है कभी कभी ऐसी त्रुटियां आ जाती हैं जिनके कारणवश नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि आप इसी वीडियो को, जो वीडियो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ या जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप मोर का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरा ना टेलीग्राम के एक ही चैनल है वो, और उस चैनल के कई सारे लिंक मैंने उसको कई बार पेस्ट कर दिया ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए, दिखने लगे। तो वो भैया ब्लू कलर का होगा, आप एक बार क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट इसी चैनल पे आपको ले जाके पहुँचा देगा जिसका नाम है सिलेक्शन विद गुरुदेव। तो आप वहाँ पे ना, जैसे मान लीजिए ये क्लास आपको मिली, जैसे ये क्लास मैंने अपलोड कर दी यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये क्लास जो मैंने वन लाइनर सेशन का है ये, ठीक है, वन लाइनर है। तो जो भी इसमें क्लासेस या जो भी आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको, वो सारा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यूट्यूब की लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मान लीजिए आप वहाँ से भी इस क्लास को अगर सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करिएगा और आपको यहाँ यूट्यूब पे ले आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्लास का पीडीएफ भैया, जस्ट उसी क्लास के नीचे आपको जो है उस इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा आपको सर्च करने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं एक क्लास को पोस्ट करने के बाद में जस्ट तुरंत उसका पीडीएफ भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो आप इसके पीछे तो ज़्यादा डिस्टर्ब होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस क्लास की। तो इस क्लास में भैया मैंने आपके लिए लगभग 100 प्रश्न है, शायद इस क्लास में 100 प्रश्न है, जो कि आपके भैया जीके जीएस के कुछ प्रश्न है, सॉरी जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, मेरे हिसाब से इन 100 प्रश्नों के बीच में कुछ ऐसे प्रश्न आपको लगभग जो है 10 से 15 प्रश्न आपको इस भैया क्लास से ही मिलने वाले हैं, जो कि पेपर में पूछे जाएंगे। इसीलिए वन लाइनर सेशन को मैं ज़्यादा लाने का प्रयास करता हूं। मेरे हिसाब से वन लाइनर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। वन लाइनर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। और सॉरी, मैं इतना इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, ठीक है। तो अब बात करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए, प्रश्न की चर्चा करते हैं हम कि प्रश्न हमारा दिया क्या गया है। हमारा पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। तो भैया कौन है, इसमें आपको दिख रहा होगा, महात्मा ज्योतिबा फूले जी। भैया आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे ये सही दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, सॉरी, आपका आंसर ही दिया गया है, तो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऐसा गलत है बिल्कुल। तो अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो कौन से दो ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं। भैया विपरीत दिशा में वही दो ग्रह घूमते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, अरुण और शुक्र। ये भैया ऐसे दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया आपका, लेकिन ये दो ग्रह भैया एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में। तो ये दो ग्रह भैया अरुण और शुक्र आपके विपरीत दिशा में घूमते हैं भैया, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। मैं इसको आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। बाकी अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। कुछ अपने छोटे भाई बहन या मित्र जो भी आपके हैं साथ पढ़ने वाले, अगर आप उनको शेयर करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो एक दूसरे को अपने पढ़ाई के विषय में चीज़ें शेयर करते हैं थोड़ा सा। तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्त का भी फ़ायदा होगा, या फिर आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं, अगर आप उनको शेयर करते हैं ना, तो आपके द्वारा उनका कुछ भला हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आप सभी विद्यार्थी शेयर करेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ आने के बाद भी आपको करना क्या है, कमेंट कर देना है प्यारा सा कि गुरुदेव हमें ये नहीं समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भैया हम उसके लिए हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे सारा जो भी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, सॉरी, अगले प्रश्न की बात करने से पहले अति महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है और आपके लिए क्या है, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसको आप शेयर कर देंगे तो प्लीज़ एक बार आप, अगर आपके पास
कुछ सेकंड का समय होगा तो आप अपने उस मित्र को भी बता दीजिएगा कि ये नया चैनल है सिलेक्शन विद गुरुदेव, कोई अध्यापक हैं, शायद वो अच्छा पढ़ाते हैं, या जो भी आपको सही लगे आप उससे बता दीजिएगा कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ सभी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आप ना इतना जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है भैया? तो सबसे कठोर पदार्थ भैया मानव शरीर का भैया इनेमल होता है। कौन सा होता है? इनेमल होता है भैया। आप इतना याद रखें और सभी विद्यार्थी जानते भी हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो भैया वाटसन और क्रिक्स ने दिया था भैया। आप ये सभी विद्यार्थी जानते हैं कि वाटसन और क्रिक्स ने दिया था, और इन्हीं दोनों को भैया नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी पे, डीएनए के हेलिक्स मॉडल पे भैया। तो कब मिला था? 1962। आप सन भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कई बार जो है भैया ना ऐसा भी पूछ लेता है कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल पे वाटसन और क्रिक्स को नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया भैया। अब किस सन में दिया गया, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आपके गुरुदेव ने क्या बताया है कि 1962 में भैया नोबेल पुरस्कार वाटसन और क्रिक्स को डीएनए के हेलिक्स मॉडल पर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे भैया? तो सुकुमार सेन भैया। थोड़ा सा मैं यहाँ ना कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा लगना भी जरूरी है, क्योंकि आप सभी को जो पसंद है उसी पे अगर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो भैया भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त भैया कौन है? तो सुकुमार सेन भैया, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब बात करते हैं चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? अब किस संविधान संशोधन द्वारा की गई भैया, ये आप जरूर याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन भैया जो हुआ था आपका, इसीलिए हुआ था कि जो है 21 से 18 किस संविधान संशोधन भैया, चुनाव में वोट डालने का जो संशोधन हुआ था 21 से 18 वर्ष, ये भैया 61वां संविधान संशोधन ये हुआ था। ठीक है, 61वां, आप इसको जरूर याद रखिएगा। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। इसको ना मैं एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की दृष्टि से ही देखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्रश्न की महत्वता क्या है। ठीक है, एक अध्यापक, एक गुरु जरूर जानता है कि प्रश्न की महत्वता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको यही बता के चल रहा हूँ, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? तो भैया कौन से भाग में है निर्वाचन आयोग का उल्लेख भैया? तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेके 329 में ये सारे भैया निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेके 329। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं हाम्स बोटल जलधारा कौन सी जलधारा है भैया? हाम्स बोटल जलधारा कौन सी जलधारा है भैया? तो आपके भैया ये ठंडी जलधारा है। सभी विद्यार्थी इसको बताएंगे कि ठंडी जलधारा है। ठीक है ना, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक, अब बात करते हैं भारत का पहला फायर पार्क बनाया गया। तो भैया कहाँ बनाया गया आपका फायर पार्क? भारत का पहला फायर पार्क भैया उड़ीसा में बनाया गया। सुंदर प्रश्न है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में गोला करके आने वाला प्रश्न है, और मेरे हिसाब से ये पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि नया प्रश्न है और पूछा जा सकता है। एक अच्छा सुंदर प्रश्न है, ये पेपर में आप जरूर गोला करके आइएगा। अगर आता है तो आप इसको गोला करके तुरंत आगे बढ़ जाइएगा। दैट इज राइट आंसर। ओके, अब बात करते हैं हड्डियों व दांतों के निर्माण में उपयोगी तत्व है भैया। तो कैल्शियम और फास्फोरस भैया आपका ये जो है हड्डियों व दांतों के निर्माण में उपयोगी तत्व है भैया। कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, सुंदर प्रश्न, एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको याद रखिएगा। इन सभी प्रश्नों को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि कौन सा प्रश्न आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है ये तो भैया या तो भगवान जानते हैं या तो पेपर बनाने वाला जानता है। लेकिन हम विद्यार्थियों का काम क्या है? आपके गुरुदेव का काम है आपको बताना, और आप सभी विद्यार्थियों का काम है उसको समझना, उसको याद रखना, उसको नोट करते रहना कि ये गुरुदेव ने बताया है, हो सकता है जरूर पूछा जाए। ठीक है, तो आप इतना समझ गए हैं तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, और क्लास को ना एक 2-3 सेकंड का गैप देके आप इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आप शेयर करेंगे ना तो इससे ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आपने शेयर किया है, और आप शेयर करेंगे तो इससे भैया आपके साथ साथ
हो सकता है एक दो लोग और भी पढ़ने की इच्छा लेके आ जाएं। ठीक, तो आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, दरअसल अभी मैं एक आपको बात बताता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको तो इसलिए सॉरी, बट मैं आपको बात बताता हूँ कि 2-3 दिन पहले हुआ क्या कि मैंने एक बहुत लंबी एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसका टाइमिंग था लगभग 2 से ढाई घंटे, और उसके पीछे 2 से ढाई घंटे के पीछे भैया मेरी लगभग 1 से 2 दिन की मेहनत थी। और हुआ क्या कि मैंने पूरी क्लास को रिकॉर्ड कर लिया। मैंने सोचा कि माइक अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने जब उसको सुना तो शुरू से लेके अंत तक ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था जो मैंने पढ़ाया। हालांकि पूरी क्लास बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर थी और सभी प्रश्न उसमें इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैं पढ़ाता चला गया और मैंने देखा ही नहीं कि उसमें आवाज़ सही है या नहीं। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा अभी घबरा भी रहा हूँ कि शायद रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। मैं इसको स्टॉप करूँगा तो फिर से कट हो जाएगा वीडियो में, तो मैं रिकॉर्ड रोकूंगा तब जब 20 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तो 11 हुई हैं, लगभग 10-11 हुई हैं, तो ठीक है, कोई नहीं, अगर ऐसा होता भी है तो कोई बात नहीं होगी। इतना जितना मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको लगभग 20 से 35 क्वेश्चन में, तो इसको आप समझ जाइएगा। और अगर मान लीजिए मैं इसको रिकॉर्डिंग रोक के अगर ये इतना वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं इसको रोकूंगा इसलिए क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरे साथ कुछ त्रुटियां हुई, मेरे लिए ये नया है थोड़ा सा। हालांकि मैं ऐसा कुछ करके तो कभी पढ़ाता नहीं था, मुझे इसकी कुछ ज़्यादा खास जानकारी है नहीं भैया, और मुझे पढ़ाने से मतलब है मैं पढ़ाता चला जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि क्या अभी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे पता नहीं चलता है। और आप ज़रूर बताइएगा क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कुछ सही लगता है। अगर आपको सही लगता है ना तो प्लीज़ आप एक कमेंट में सजेशन दे दीजिए कि सर गुरुदेव आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, या जो भी पढ़ा रहे हैं, अगर ख़राब भी पढ़ा रहे हैं तो आप ईमानदारी से उसको ख़राब बोल दीजिएगा। मतलब ये है ना कि आपके लिए वो अच्छा होना चाहिए। अगर झूठ में ही बोल देंगे कि गुरुदेव अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है मैं शायद अच्छा नहीं भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे एक लगेगा कि हाँ बच्चे अच्छा समझ रहे हैं तो इसका मतलब सही पढ़ा रहा हूँ, और हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो ये कहीं ना आप अपने साथ धोखा कर जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा बता देते हो कि गुरुदेव आप सही पढ़ा रहे हो, एक सही तरीका आप बता रहे हो, हमें समझ में आ रहा है, तो मैं ईमानदारी से समझ जाऊँगा कि आप सभी बच्चे समझ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा क्या दिया गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है भैया। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है, तो भैया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। सुंदर प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचयन किसके द्वारा होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचयन किसके द्वारा होता है भैया, तो जाइलम के द्वारा होता है। ये आप याद रखिएगा, मेरे हिसाब से अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है, मैंने इसको देखा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है या मापी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं, सॉरी ऑक्जेनोमीटर इसको बोलते हैं, आप इसको याद रखिएगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, तो इसको भैया ऑक्जेनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं डरा हुआ हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है मेरे दिमाग में कि ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, तो इसको एक साइड में करते हैं और अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता। भैया विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता। आप सभी विद्यार्थी मुझे लगता है कि इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आपका भैया विटामिन सी भैया नहीं पाया जाता। और यही बात करते हैं, विटामिन सी अगर पाया जाता है तो भैया संतरे और इन सब चीज़ों में, नींबू या ऐसी खट्टी चीज़ों में भी आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न ये भी है। तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन आप ऐसे दूध में विटामिन पाया जाता है तो आपने नहीं पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। ये आप ज़्यादातर विद्यार्थी करते हैं, मोस्टली मैं भी जब इस क्षेत्र में आया था ना तो मैंने भी इसको इग्नोर किया, ठीक है, इग्नोर करने पे ही ध्यान दिया कि इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ऐसा मैं ओरली कोई क्वेश्चन पढ़ लेता था कि विटामिन नहीं पाया जाता है, ऐसे बस पढ़ लिया, विटामिन सी ऐसा बोल दिया, बस मैंने सोचा कि विटामिन सी पाया जाता है क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा ना, विटामिन दूध में पाया जाता है, बस ऐसा पढ़ लिया। लेकिन नहीं, मुझे क्वेश्चन, या फिर हमारे जो भी विद्यार्थी हैं वो एक बार क्वेश्चन को सरसरी निगाह से पढ़िए, फिर उसको ध्यान से भी पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर आप यही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे आप भैया सभी विद्यार्थी अपने साथ ही गलती कर जाएंगे, ठीक है।
और मैंने भी गलती की है। ऐसा नहीं कि मैंने गलती करके जो है बिना गलती किए ही मैं आगे बढ़ता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने गलती की तभी मैं आपको यहाँ पे आज बता रहा हूँ कि भैया गलती यहीं पे होती है। ज़्यादातर विद्यार्थी करते ही यही है कि भैया एक पेपर का प्रेशर, जब पेपर आपके सामने आता है तो वहाँ पे एक प्रेशर बन जाता है भैया कि पेपर आ गया, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है मुझे, कौन सा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में जरूर चलने लगता है कि कितने क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा, कितने नहीं आएंगे, कितने छूट आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भैया हर विद्यार्थी के दिमाग में चलती ही रहती हैं। तो आप ध्यान क्या दीजिएगा कि पेपर में पूछा क्या गया है, प्रश्न में क्या आया है, क्या नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। शरीर में पाचन होने होने को कहते हैं भैया, पाचन होने को कहते हैं। शरीर में पाचन होने को क्या कहते हैं भैया, ये आप इम्पॉर्टेंट प्रश्न समझिएगा कि क्या है भैया। तो इसको बोलते हैं होलोजोइक बोलते हैं भैया, पाचन होने की क्रिया को भैया होलोजोइक बोलते हैं। एक अच्छा प्रश्न है, मेरे हिसाब से आपको एक नया प्रश्न लगा होगा कि पाचन, शरीर में पाचन होने को क्या कहते हैं भैया, या कहते हैं तो होलोजोइक कहते हैं। ये आप समझ के चलिएगा, एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब कवक और शैवाल का सहजीवन भैया है, सहजीवन, कवक और शैवाल का सहजीवन भैया लाइकेन होता है। तो आप इसको 16 नंबर प्रश्न याद रखिएगा, कवक और शैवाल का सहजीवी भैया लाइकेन होता है। एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे भैया 17 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वायु प्रदूषण में प्रयोग किया जाता है, वायु प्रदूषण में प्रयोग किया जाता है भैया लाइकेन, लाइकेन, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोनों यहाँ पे आंसर सेम दिए गए हैं, तो आप दोनों के प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि दोनों में से कौन सा प्रश्न पूछा जाए या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरे हिसाब से दोनों प्रश्न एक अच्छे प्रश्न है, तो हो सकता है पूछा जाए आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं दाल की गाढ़ में पाया जाने वाला जीवाणु भैया, दाल की गाढ़ में पाया जाने वाला जीवाणु भैया राइजोबियम जीवाणु होता है आपका। कौन सा जीवाणु होता है भैया, राइजोबियम होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है भैया, वो दाल के गाढ़ेपन में पाया जाता है, ठीक है। ये आप एक अच्छे से समझ लीजिए कि क्या पाया जाता है। दाल, जो आपकी दाल गाढ़ी दाल होती है भैया, दाल ही या फिर गाढ़ी दाल आपने खाई होगी, ठीक है। तो उसमें भैया राइजोबियम आपका विद्यमान होता है या फिर उपस्थित होता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको भैया दोबारा गर्म करके खाइए या फिर बना के रख दिया गया, उसके बाद जब वो दाल ठंडी हो जाती है तो उसमें राइजोबियम उपस्थित हो जाता है, ठीक है। ये आप समझने का प्रयास करिए, नहीं तो आप ऐसा कहिए कि सर दाल बना के तुरंत रख दिया, तुरंत उतार के खाने लगे, तो क्या राइजोबियम उसमें भी होगा? नहीं भैया। गर्म, ऐसा आप समझिए ना कि गर्म चीज़ों में थोड़ी ना आपका जीवाणु उपस्थित हो पाएगा, कहाँ से हो पाएगा भैया, ठीक है। तो आप इसको जरा सा समझिएगा, ठीक है। तो राइजोबियम भैया इसमें पाया जाता है भैया। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, लार में पाए जाने वाला एंजाइम भैया। तो आप सभी विद्यार्थी बिना किसी समय को गंवाए हुए 1 सेकंड भी अगर आप इसमें गंवाते हैं तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भैया लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है आपका भैया टायलिन। आप इतना जरूर पढ़े होंगे, मेरे बताने से पहले ही आप इसको जानते हैं कि भैया लार में पाया जाने वाला एंजाइम भी आपका टायलिन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है भैया? थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है भैया आपका? तो बैडमिंटन की बात कर रहा है भैया, बैडमिंटन की बात कर रहा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था भैया? तो भैया स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी, ये आप याद रखिएगा भैया, ठीक है। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था, ठीक है। ये आप समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भैया ये आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, ये आपका हेमिस नेशनल पार्क भैया लद्दाख में आपका है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका है ये, ओके। आप इतना सभी समझ गए होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में चल क्या रहा है आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि माइक का रिकॉर्डिंग हो रही है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। हालांकि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो रही होगी तो हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाना है और आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो आप उस पर फोकस मत करिए, आप याद रखिए आगे का जो भी काम है आपका, ठीक है। 38 डिग्री अक्षांश, ये जो है 38 डिग्री अक्षांश किन दो
देशों के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा, इसका आंसर क्या होगा भैया? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया। ये आपका भैया 38 डिग्री अक्षांश जो आपका ये है, ये बनाता है 38 डिग्री अक्षांश का भैया, ये जो है देशों की सीमा बनाता है। ठीक है, तो अब इसके आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया? ग्लोकोमा बीमारी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है भैया? ग्लोकोमा आपकी एक बीमारी है भैया, जो कि आपके आँख को प्रभावित करती है। शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है भैया? तो आँख को प्रभावित करती है। और मैं आपकी इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूँ भैया। अब बात करते हैं किसी अगले क्लास में, जो कि इसी का आगे का पार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ, आप सभी विद्यार्थियों को मैं पहले बता चुका हूँ कि भैया रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान मत दीजिए। आप सभी विद्यार्थी क्लास पे ध्यान दीजिए और बात करते हैं अगले किसी क्लास में। तो अब जो है आप इसको ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी आ जाती है भैया, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम से लड़ना मेरा काम है, आप अपनी क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।